हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेलमो बोकारो झारखंड। और पिछले क्लासेस में हम लोग ने बोर्ड एंड पिलर के इंक्यूबेशन पीरियड को देखा था। उसमें दो तीन बातें हमने लिखी हुई थी, या फिर दो तीन बातें जो पॉइंट्स बाय पॉइंट्स हमने किया था। तो उसी में से कुछ पॉइंट्स रह गई थी, तो आज वो पॉइंट इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। हालांकि सारा स्टेज और प्रोसेस कंप्लीट था, लेकिन दो और पॉइंट्स मुख्य बातें आती है, जैसे कि इंक्यूबेशन पीरियड में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है जो आपको पता चल सके कि अब होने वाली है इंक्यूबेशन पीरियड या अब आने वाली है। वो इंक्यूबेशन पीरियड क्या करता है कि अगर कोई हमारे शिफ्ट में या फिर हमारे माइंड्स में कोई एक्सपीरियंस बनता है, जिसे एक्सपीरियंस रहता है डे टू डे वर्किंग करने के टाइम, ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस आ जाती है इंक्यूबेशन पीरियड की। तो वैसे वैसे स्टाफ या फिर वैसे वर्कर्स ही हमें बताते हैं कि अब ये स्पॉन्टेनियस हीटिंग या फिर इंक्यूबेशन पीरियड के दरमियान इसकी स्टेज आ गई है। तो वही पॉइंट रह गया था। एंड one more point is, in a board pillar method of the mining, number of pillars is in a panel determined on the basis of incubation period। जो बोर्ड एंड पिलर में हम लोग जो लेआउट देखा था, डायग्राम देखा था, तो उसमें जो पिलर को कितने पैनल में क्या क्या पिलर रखना है, या फिर पैनल में कितने पिलर को रखना है और कितने दरमियान उसको एक्सट्रैक्शन कर लेना है, यानी कि निकाल लेना है, ये सारा डिपेंड करता है इंक्यूबेशन पीरियड में। इंक्यूबेशन पीरियड को मद्देनजर रखते हुए उनकी समय निर्धारित की जाती है, और उसी निर्धारित समय से पहले वहाँ के सारे पैनल से हम लोग कोल एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। ये पॉइंट छूट गई थी। और सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ पिलर्स, सेम वही पॉइंट है, नंबर्स ऑफ पिलर्स डिपेंड ऑन इंक्यूबेशन पीरियड। हम लोग जब भी नंबर्स ऑफ पिलर बनाते हैं तो वो इंक्यूबेशन पीरियड को देखते हुए बनाते हैं। एंड देयर इज नो एनी इंस्ट्रूमेंट, हाउएवर इट गेन बाय एक्सपीरियंस बाय डे टू डे वर्किंग। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद स्पॉन्टेनियस हीटिंग हम लोग देखेंगे। स्पॉन्टेनियस हीटिंग, तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग से आप क्या समझते हैं? मैंने पहले ही बताया था कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग, जब कोयले में स्वतः आग लगने का चांस होता है तो उसे स्पॉन्टेनियस हीटिंग कहते हैं, यानी कि स्वतः दहन कहते हैं। आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं वन वर्ड आंसर में, सेल्फ हीटिंग ऑफ कोयल। मतलब सेल्फ हीटिंग ऑफ कोयल को ही स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस हीटिंग कहते हैं। या फिर आप डिफिनेशन करना चाहते हैं इन वन लाइन या टू लाइन्स में, तो आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ हीटिंग इन कोयल विदाउट एनी इग्निशन और हीट आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस हीटिंग। सेम इट इज मैंने यहाँ डिफाइन करके रखा है, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ हीटिंग, स्वतः आग लगने इन ए कोयल, कहाँ पे? कोयले में, विदाउट एनी एक्सटर्नल इग्निशन। विदाउट एनी एक्सटर्नल इग्निशन मतलब हम लोग उसमें आग नहीं लगाते हैं, और हीट आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस हीटिंग। ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस हीटिंग कहाँ पे ज़्यादा चांस होती है? ये ज़्यादा चांस अंडरग्राउंड बोर्ड एंड पिलर मेथड ऑफ वर्किंग में होती है। एंड आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई फायरी सिम, जैसे झरिया कोल फील्ड में मैक्सिमम जो माइंसे हैं वो फायरी सिम होती है। वो फायरी सिम्स स्पॉन्टेनियस हीटिंग के ही कारण होती है। वो आग लगी हुई रहती है, जो कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग का ही एक प्रोसेस है। आप ओपन कास्ट में भी देख सकते हैं कि झरिया फील्ड में मैक्सिमम जो धनबाद के कोयल बैरियर या फिर कोयल सिम्स होती है, उसमें
स्वतः आग लगी हुई कोयला निकलती है जब आप एक्सट्रैक्शन करोगे। तो ये ओपन कास्ट में भी आप जलती हुई कोयला आप देख सकते हैं। तो ये स्पॉन्टेनियस हीटिंग कंप्लीट। अब इनकी क्या कंडीशन होती है, कैसे स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है, या फिर इफेक्टनेस क्या है, या फिर इनकी फेवरेबल कंडीशन क्या है, ये अब हम लोग देखेंगे। क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं कि राइट एंड ब्रीफ नोट्स ऑन स्पॉन्टेनियस हीटिंग। तो आपको सब चीज़ वहाँ पे करके दिखाना होगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी फैक्टर या फिर क्या गवर्नेंस इनकी है। तो फैक्टर अफेक्टिंग स्पॉन्टेनियस हीटिंग, ये 7-8 कुछ पॉइंट्स हैं। इसी पे डिपेंड करता है स्पॉन्टेनियस हीटिंग कि कैसे कोयले में स्वतः आग लगने का चांस होता है। तो सबसे पहला फैक्टर्स आता है कोयल टाइप, यानी कि कोयला का जो फॉर्मेशन है वो किस टाइप में होगी। एंथ्रासाइट एंड जैसे कोयले की चार चार टाइप्स होती है, पीट, बिटुमिनियस, एंथ्रासाइट एंड लिग्नाइट। तो एंथ्रासाइट एंड सब बिटुमिनियस बोलिए या फिर बिट्यूमिनियस बोलिए, बिट्यूमिनियस। बिटुमिनियस कोल में आप देखिएगा ज़्यादातर जो कोयले का स्पॉन्टेनियस हीटिंग होती है वो बिटुमिनियस कोयल में ही। एंड सबसे बढ़िया कोयले का जो कोयले को माना गया है सबसे बढ़िया कैलोरी वैल्यू और सब चीज़ एस प्रेजेंट, या फिर सल्फर और या फिर फॉस्फोरस, ये सब कोयले का केमिकल कंपोजिशन होता है। तो सबसे बढ़िया जो कोयला माना गया है वो बिटुमिनियस को ही माना गया है। वो इसलिए जबकि एंथ्रासाइट जो कोयल होती है इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, कैलोरिक वैल्यू भी इसकी ज़्यादा रहती है। लेकिन सबसे बढ़िया जो कोयला माना जाता है वो बिटुमिनियस को। ऐसा क्यों? दरअसल एज ए टॉप में कोयला एंथ्रासाइट ही होता है, लेकिन ये इतनी जल्दी हीट और इतना लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, ये इतना कम समय में इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है कि इस हीट को हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, यानी कि ये बहुत जल्दी आग लगेगी एंड बहुत जल्दी ये आग कोयले को जला के खत्म भी कर देगी, यानी कि बहुत जल्दी भी ये बुझ जाएगी। लेकिन सेम इट इज बिटुमिनियस कोयल में या फिर सब बिटुमिनियस कोयल में ये इससे थोड़ी कम हीट प्रोड्यूस करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए ये हीट देती है, जिसके वजह से हम लोग हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर अपने जो भी यूज़ है वो कर लेते हैं। तो इसलिए एंथ्रासाइट को टॉप 1 में नहीं रखा गया, लेकिन जो फॉर्मेशन होती है पीट लैग्नाइट, एंथ्रासाइट एंड बिटुमिनियस, ये कोयले की टाइप है, फॉर्मेशन है। तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग में मेरे को फॉर्मेशन में भी डिपेंड करता है बिटुमिनियस है या फिर एंथ्रासाइट है। फिर टेम्परेचर, सेकेंड पॉइंट टेम्परेचर ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, क्योंकि टेम्परेचर ही हीट का एक सोर्स है। एंड जहाँ टेम्परेचर है, जहाँ गर्मी है, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है, वहाँ हीट होना ही होना है। आप कभी देखिएगा कि जंगल में भी कभी कभी आग लग जाती है, वो टेम्परेचर इंक्रीज के कारण आग लगती है। और जो पत्तियाँ या फिर अनवांटेड थिंग्स रहती है एक दूसरे से फ्रिक्शन करके और टेम्परेचर को इंक्रीज करके आग लगती है। फिर मॉइस्चर भी डिपेंड करता है कि कितने मॉइस्चरिटी होती है कोयले में, तो वो भी डिपेंड करता है आपका स्पॉन्टेनियस हीटिंग में। फिर ऑक्सीजन एबिलिटी, ये तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ही कारण स्पॉन्टेनियस मुख्यतः
होती है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग मुख्यतः ऑक्सीडेशन के रिएक्शन के कारण ही होती है। फिर वोलेटाइल मैटर्स कि क्या वोलेटाइल मैटर से क्या इसमें एस प्रेजेंट है या फिर एस प्रेजेंट कितनी है इसमें, या फिर मॉइस्चर तो लिखा हुआ है, या फिर और इसमें क्या कंटेंट है, फॉस्फोरस की कंटेंट क्या है, या फिर अदर एलिमेंट क्या कंटेंट है, ये वोलेटाइल मॉइस्चर एंड पे भी डिपेंड करता है। एंड जूलॉजिकल फीचर्स में आप क्या समझते हैं? जूलॉजिकल फीचर्स ये आप ऐसे समझिए कि जो स्ट्राटा का फॉर्मेशन होता है वो वहाँ की इन्वायरमेंट क्या होती है, या फिर वहाँ की जूलॉजिकल फीचर्स क्या होती है, जो नेचुरल फीचर्स होती है वो क्या कैसा रहता है। तो इसमें आप एग्जांपल किसको दे सकते हैं? डाइक एंड सील, ये सब भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। एंड इसके लिए जूलॉजिकल फीचर्स नदी, रिवर्स, वोल्केनो इरप्शन। सपोज दैट अगर किसी किसी माइंस के किनारे, किसी माइंस के आसपास में, किसी माइंस के रेडियस में आसपास में अदर किसी माइंस या फायरी सीम्स है, तो ये भी डिपेंड करता है। फायरी सीम्स प्रेजेंट है तो ये भी डिपेंड करता है कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग उससे स्टार्टा से कैच कर सकती है। तो एक तरह से ये भी जूलॉजिकल फीचर्स हो गया। एंड इसमें आप थिकनेस को भी समझ सकते हैं कि अगर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोयल, जूलॉजिकल फीचर्स में अगर थिकनेस हमारी थिन रहती है तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग या ऑक्सीडेशन रिएक्शन को जगह मिल जाती है रिएक्शन करने की। यही थोड़ी हार्डनेस रहे तो में भी स्पॉन्टेनियस हीटिंग कम होता है। एंड सबसे मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स इज कि कोई भी पिलर बनने के बाद, यानी कि डेवलपमेंट करने के बाद, कोई भी स्पॉन्टेनियस हीटिंग से बचाव रखने के लिए आपको उस पिलर को मतलब वाइट वॉशिंग करना होता है एंड प्रॉपर वेंटिलेशन करना होता है। तो ये मुख्य पॉइंट थी, मुख्य बातें थी। एंड माइनिंग फैक्टर्स ये भी डिपेंड करता है कि ओपन कास्ट है कि अंडरग्राउंड है, या फिर माइनिंग अंडरग्राउंड के कंडीशन में आप कौन सी मशीनरीज या कैसा यूज करते हैं वो भी डिपेंड करता है। तो ये सब रहा हमारा स्पॉन्टेनियस हीटिंग के फैक्टर्स अफेक्टिंग। अगर आप चाहें तो इसकी डिफिनेशन बारीकी से एक एक करके कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन आता है तो मैं सारे नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप मेरे को कॉल करना, व्हाट्सअप कर देंगे। तो इस तरह का फैक्टर अफेक्टिंग करता है। अब स्पॉन्टेनियस हीटिंग से बचने का क्या रास्ता है, क्या उपाय है, ये हम लोग देखेंगे कि प्रिकॉशन ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग। तो मैं बोर्ड को रब कर देता हूँ। तो अब हमारा जो प्रिवेंशन होगा, मतलब बचाव रखना है स्पॉन्टेनियस हीटिंग से, वो बेसिकली 2-4 पॉइंट्स ही हैं। तो आप देख सकते हैं, फिलहाल नोट कर लीजिए, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ। स्पॉन्टेनियस हीटिंग का जो सबसे सरल और बेहतर उपाय है वो स्टोन डस्ट कर दीजिए आप माइंस में, या फिर आपको जहाँ लगे स्टोन डस्ट करने का तो फिर आप उस जगह को स्टोन डस्टिंग कीजिए। अगर रेगुलर उस प्लेस की यूज़ होती है, या फिर पैनल बना हुआ है तो पैनल को आप बैरियर कर दीजिए, बैरियर बना के स्टॉप कर दीजिए वहाँ की वेंटिलेशन। या फिर आप जहाँ रेगुलर सब चीज़ यूज़ होता है, फेस हाउस, माइंस पूरी पैनल या डिस्ट्रिक्ट, तो आप प्रॉपर वेंटिलेशन रखिए।
ये स्पॉन्टेनियस का बचने का उपाय है। तो प्रिवेंटिंग इन स्पॉन्टेनियस हीटिंग, क्या क्या प्रिवेंटिंग लेंगे हम लोग। पहला कि कंट्रोलिंग वेंटिलेशन, अगर आप वेंटिलेशन प्रॉपर माइंस में देते हैं या फिर जितनी DGMS रेगुलेशन में वेंटिलेशन का प्रोसेस बनाया गया है वो आप प्रॉपर करते हैं तो कम चांस रहता है स्पॉन्टेनियस हीटिंग का। जैसे वेंटिलेशन में 6 मीटर क्यूब एयर, अच्छे से लिख देता हूँ, 6 मीटर क्यूब एयर पर पर्सन में आपको इतनी भेजनी होती है, ठीक। और भी वो रेगुलेशन 153 के अकॉर्डिंग बाकी आप कंडीशन देख सकते हैं कि क्या वोलेटाइल क्या इन्फ्लेमेबल गैस प्रेजेंट होना चाहिए और इनटेक और आउटटेक में क्या रिटर्निंग परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस होना चाहिए। ये सब आप रेगुलेशन नंबर 153 में देख सकते हैं। CO2 क्या प्रेजेंट होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ एयर क्या रखनी चाहिए, ये सब कंट्रोलिंग वेंटिलेशन में आएगा। फिर आप सीलिंग दी कोयल या पैनल्स, यानी कि अगर आप डिस्टिक बना के काम करते हैं, पैनल्स बना के काम करते हैं, ये एक पैनल हो गया, फिर दूसरी पैनल हो गया, ये तीसरी, तो आप ऐसा कीजिए कि अगर ये डेवलपमेंट कर चुके हैं इसकी, तो आप इसको सील कर दीजिए और टाइमली यहाँ की रीडिंग लेते रहिए कि क्या स्थिति है। जब ये पैनल से हम लोग सालम माल निकाल लेंगे तो इस पैनल पे आ जाएंगे। फिर इसको आप टेम्परेरी स्टॉपिंग से भी सील कर सकते हैं या फिर आप ईंटे की दीवार लगा के भी सील कर सकते हैं। इसमें आपको जैसी सहूलियत मिले वैसी कीजिए। उसके बाद लिखा है यूजिंग केमिकल्स, मैंने बताया था कि सबसे बेस्ट स्टोन डस्ट का छिड़काव कर दीजिए, ठीक। उसके बाद मॉनिटरिंग, आपको रेगुलरली मॉनिटरिंग करनी होगी या फिर आपको ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि आपको स्पॉन्टेनियस हीटिंग बताए, बशर्ते आपको जितनी मॉइस्चर कंटेंट होती है माइंस में या फिर एयर वेलोसिटी ये सब की इंस्ट्रूमेंट आती है तो आप उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स। एंड अगर आप एक और तरीका हो गया कि अगर ओपन कास्ट माइंस है या फिर अंडरग्राउंड भी माइंस है और कोयले के एक्सट्रैक्शन कर लिए हैं और आपको अनुभव होता है कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने वाली है तो आप उसमें वाटरिंग भी कर सकते हैं। वाटरिंग यानी कि कोयले को ठंडे रखने के लिए आप वाटरिंग भी कर सकते हैं। फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन न पकड़ने के लिए आप उस पर वाइट वॉश भी कर सकते हैं, वाइट वॉश। और वाइट वॉश रहता ही है, आप जब किसी अंडरग्राउंड माइंस में उतरते हैं तो देखिएगा ट्रैवलिंग रोडवे में वाइट वॉश किया जाता है, क्योंकि मुख्यतः जो हवा की इनटेक होती है वो ट्रैवलिंग रोडवे में ही रहती है। एंड जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है तो वहाँ स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का चांस रहता है। तो वाइट वॉश कर देने से हमारा जो प्रिकॉशन है वो स्पॉन्टेनियस जो हीटिंग है वो प्रिकॉशन के रूप में हम वाइट वॉश करते हैं। तो यहाँ तक का हम लोग का ऑलमोस्ट अंडरग्राउंड मेथड ऑफ बोर्ड ऑन पिलर देख चुके हैं। अब इसमें जो कुछ मुख्य बातें आएगी, जैसे पैनल हो गया, डिस्टिक हो गया, गोप हो गया, या फिर वेंटिलेशन, ये सब डिफिनेशन हम लोग करेंगे। ऑक्सिलरी फैंस क्या होती है, तो ये सब धीरे धीरे जब कोई टॉपिक आएगा उसके बीच जब जैसे वर्ड आएगा वैसे हम लोग स्पॉन्टेनियस हीटिंग आया था बीच में वर्ड इंक्यूबेशन पीरियड में, तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग को हम लोग डील किए, तो इसी तरह आगे भी हम लोग करते रहेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि किस फैक्टर्स इफेक्टिंग पे हम लोग अंडरग्राउंड बोर्ड एंड पिलर माइंस कर सकते हैं, या फिर क्या थिकनेस चाहिए, क्या जूलॉजिकल इशू चाहिए, क्या होता है बोर्ड एंड पिलर में, ये सब हम लोग फैक्टर्स देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।